गुड इवनिंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड इवनिंग। चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा लेट हो गया, 5-10 मिनट, तो जुड़ेंगे जल्दी से। और आज हमारा टॉपिक रहेगा उपन्यास। एक बार वॉइस वगैरह चेक करके बता देंगे सभी जुड़ने के बाद कि क्लियर है कि नहीं। मैं अभी शुरू नहीं करी हूँ जब तक आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये चीज़ें हुई हैं कि आप लोग को तकलीफ हो रही थी उसमें ज्वाइन करने में, ऐप में, तो मैंने आप लोगों का सॉल्यूशन किया है। इसमें क्लासेस हो रही हैं अभी, तो सभी अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे क्योंकि कुछ दिनों की क्लासेस ही बची है हमारी। ठीक है, तो अंजू एक बार बता दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है ना। चलिए, तो उपन्यास जो है वो आपकी गद्य की विधा जो होती है, गद्य की विधा जो है उसकी सर्वप्रिय विधा, अगर कभी प्रश्न आता है सर्वप्रिय, गद्य की विधाओं में सर्वप्रिय जो माना गया है वो किसे माना गया है? उपन्यास को गद्य की सर्वप्रिय, ठीक है, सर्वप्रिय विधा है उपन्यास। ठीक है, क्योंकि उपन्यास जो है वो पूरे तरीके से किसी एक काव्य बोल लीजिए या किसी एक टॉपिक बोल लीजिए, सभी के बारे में खुलकर उसमें बात की जाती है। उपन्यास पूरा सार होता है। तो गद्य, जिस तरीके से हमने गद्य की विधा को पढ़ना शुरू किया, कहानी जो है वो रोचक होती है, काल्पनिक होती है। उपन्यास जो है वो पूर्णतः काल्पनिक नहीं होते, कभी कभी वो मतलब ज़्यादातर वो यथार्थ पर आधारित होते हैं। तो आज हम उपन्यास के बारे में देखेंगे। कल का पीडीएफ उम्मीद करती हूँ मिल गया होगा। 2 मिनट और देख लेते हैं, फिर हम बात कम करके पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। तो आप लोग ठीक है, आप सभी, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? उमा, अंजू, अनामिका, रिज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि कल आप लोगों को ऐप में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग बोले थे, तो मैंने बोला था कल बस की क्लास आप अटेंड कर लो, उसके बाद आज आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोगों का पुनः उसी तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज हम उपन्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग जीतू, गुड इवनिंग संगीता। सर्वप्रथम जो प्रश्न आता है, देखो आप व्याख्याता वाले हैं, नेट और सेट में तो बहुत डीपली आते हैं क्वेश्चंस और काफ़ी समय बाद होने वाला है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कैसा क्या होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हम जितना हो सकता है सब अच्छे से पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो जब पहला आपसे जो प्रश्न आता है, मैं इसको रेड ले लेती हूँ, ठीक है, वो पहला प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुकना। ये प्रश्न कई बार पूछा है, कल वाला पीडीएफ वीडियो नहीं मिला। ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। आज के क्लास अटेंड करो। देखो, आपको कल जो मैंने समझाया था वो भी वही सब है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। मुख्य रूप से आपको अपने ट्रिक को यूज़ करते हुए पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अब मेरी क्लासेस आपका ख़त्म हो जाएंगी तो क्लासेस बंद हो जाएंगी, लेकिन आप लोग उसको कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं। तो कुछ मैंने पीडीएफ, जैसे कल का पीडीएफ भी काफ़ी छोटा होता, लेकिन मैंने उसको इसलिए बड़ा किया कि जब आप खाली बैठें, जब आप अकेले रहें, जब आपको समय मिले, नोटिफिकेशन आने में टाइम हो, तो आप जो हैं उसको ध्यान से पूरा पूरा पढ़ सकें। इसलिए मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि आपके व्याख्याता का नहीं था, फिर भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, आज देखते हैं। प्रश्न उठता है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, हिंदी में उपन्यास का सूत्रपात कब से हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है बाकी सारी चीज़ों की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। गणपति चंद्र गुप्त जो है, इनका नाम सबको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब हमने हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया था वहाँ पर हमने इनका नाम शुरू में ही सुना था। ठीक है, ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877, ठीक है, किसने लिखा है? श्रद्धा राम फिलौरी कृत उपन्यास है। इनके अनुसार ये जो है वो क्या है?
पहला उपन्यास इन्होंने मान लिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कई बार नेट सेट में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा है परीक्षा गुरु? ठीक है, किसने लिखा है? तो श्रीनिवास दास। सबसे बड़ी परीक्षा हमको कहाँ देनी पड़ती है? अपने खुद के निवास स्थान पे। ठीक है, चीज़ों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती, तब जाके हम कई परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, बाहर की परीक्षाओं में। उसके लिए पहले हमको घर पर देना पड़ता है। तो किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। क्या ऐसा मानना सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी का है? नहीं, ऐसा जो मानते हैं वो डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, डॉक्टर बच्चन भी हैं, जिन्होंने परीक्षा गुरु को क्या माना है? प्रथम उपन्यास माना है परीक्षा गुरु। समय क्या है? 1882। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त का देख लीजिए, भाग्यवती 1877। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय, देवरानी जेठानी की कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहानी शब्द लिख देने से इसको बहुत सारे लोग कहानी में लगा देते हैं, और डेफिनेटली आपको ऑप्शन में कहानी भी देगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, देरानी जेठानी की जो बातें होती है ना, वो कहानियों में सिमट नहीं सकती। देरानी जेठानी का किस्सा काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है देरानी जेठानी में। लेकिन देरानी जेठानी की बातें अगर कभी आए तो हमको इसको कनेक्ट करना है उपन्यास से। किससे कनेक्ट करना है? उपन्यास से कनेक्ट करना है। किसने लिखा है? गौरी दत्त जी ने इसे लिखा है 1870 में। ऐसा किसका मानना है? डॉक्टर गोपाल राय का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का मानना है परीक्षा गुरु, डॉक्टर नगेंद्र ने भी परीक्षा गुरु माना है, बच्चन सिंह ने भी परीक्षा गुरु माना है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो है भाग्यवती को पहला उपन्यास माना है, गोपाल राय ने जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी को उपन्यास माना है, पहला उपन्यास माना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को पहला उपन्यास माना है। छोटा दिख रहा होगा, अभी आप लोगों के पास पीडीएफ जाएगा तो अच्छे रूप में जाएगा। ठीक है, तो अभी सुनते जाएंगे। बस एक आध पेज थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि मैंने भी अभी नया नया इसे बनाना सीखा है। तो ये जो चीज़ें वही हैं जो मैं यहाँ पे लिखती, पर मैं कुछ चीज़ें लिखने के बजाय आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको मैं याद करा सकूँ। क्योंकि गद्य की विधा जो है वो लिखवाने से ज़्यादा याद कराने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, उसको माना है प्रथम उपन्यास। डॉक्टर कृष्णपाल ने चंद्रकांता को माना है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित है। ठीक है, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को उपन्यास मान लिया, जो कि क्या है? इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है, जो हमने कल पढ़ा था कहानी में। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से सर्वमान्य मत जो है वो किस पर जाता है? बहुमत जो किधर जाता है? परीक्षा गुरु के तरफ जाता है। ठीक है, तो हमने उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मान लिया। ठीक, विशेष एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, IMP बोलते हैं जिसे, भाग्यवती, जिसको किसने लिखा है? भाग्यवती को जस्ट अभी पहले पेज में ही मैंने बताया था, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो भाग्यवती जो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है, लिखा है, निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व का मतलब होता है रचयिता उसी शब्दों में भारत खंड स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना चाह रहा है। यह केवल स्त्रीचित शिक्षा ग्रंथ है। ठीक है,
क्योंकि आपको जब भी एक उपन्यास के बारे में बात होती है तो उपन्यास का सबसे बड़ा या प्रिय विधा क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें समाहित होते हैं सारे तत्व, ठीक है। तो इसलिए नहीं माना। देवरानी जेठानी की कहानी जो है उपन्यास नहीं है, कहानी है, कल भी हमने पढ़ा था, इसीलिए इसको नहीं मान रहे हैं। रानी केतकी की कहानी भी कहानी है, इसलिए इसको उपन्यास नहीं माना। अब ये सब जो है ना झूठ साबित कर रहे हैं बाकी लोगों को, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह ने परीक्षा गुरु को माना है। पहला तो वो बहुमत पर जाता है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि क्यों नहीं लिया भाग्यवती को, रानी केतकी की कहानी को, देवरानी जेठानी की कहानी को, ये भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहानी विधा है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो भारतेंदु जी की है, जिसको किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना प्रथम उपन्यास। तो ये जो है ये क्या है, मराठी से अनुदित है, मराठी। और हमको क्या चाहिए, हिंदी। प्रश्न हमारा क्या आएगा, हिंदी। तो हमको परीक्षा गुरु ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चंद्रकांता का रचना वर्ष है 1891, जो परीक्षा गुरु के बाद आता है। परीक्षा गुरु का समय क्या था, परीक्षा गुरु का समय क्या था, 1882, और इसका क्या है 91। तो फिर ये पहला कैसे हो सकता है, ये पहला नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने सभी तथ्यों को सिद्ध करते हुए, ये तो मुझे मैथ्स टाइप का लग रहा है कि मैंने लास्ट में वो प्रमेय सिद्ध करते हैं ना, मैंने प्रमेय सिद्ध कर दिया कि परीक्षा गुरु ही क्या है, मौलिक उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। ये प्रश्न कई बार आया है साथियों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ों को हमको डायरेक्ट पढ़ना या रटना नहीं है। गद्य की विधा बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गद्य की विधा हम समझ जाते हैं, आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप किसी चार विधा को समझ जाते हैं, चार विधा की रचयिताओं को समझ जाते हैं, उनकी रचनाओं को समझ जाते हैं, तो बाकी विधा अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। तो परीक्षा गुरु को हम प्रथम मान लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है। अब काल विभाजन देखते हैं, किसका, उपन्यास का काल विभाजन। ये भी प्रश्न कई बार उठकर आया है, लेकिन नेट और सेट में आया है, व्याख्याता में नहीं आया था, पर कोई गारंटी नहीं है, आजकल लेवल बहुत टफ होते जा रहा है, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उपन्यास काल विभाजन को दो भागों में बांटा है इन्होंने। एक बोला है प्रारंभिक युग और दूसरे को कहा है इन्होंने प्रौढ़ युग। क्या कहा है, प्रारंभिक युग और प्रौढ़ युग। प्रारंभिक युग का समय दिया है 1877 से 1918, ठीक है, और प्रौढ़ युग का 1918 से अब तक। फिर इन्होंने प्रारंभिक युग को भी दो भागों में बांट दिया, मौलिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास, ठीक है, मौलिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास। फिर इन्होंने पुनः मौलिक उपन्यास जो है उसको भी बांट दिया तीन भागों में, कि जो एक समाज से संबंधित हो, एक रोमांचक उपन्यास हो और एक ऐतिहासिक हो। तीन तरीके से इन्होंने फिर बांट दिया, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने उपन्यास को दो भागों में बांटा, प्रारंभिक युग और प्रौढ़ युग। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक युग को भी फिर दो भागों में बांटा, मौलिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास। फिर उन्होंने मौलिक उपन्यासों को भी बांट दिया, सामाजिक उपन्यास, ठीक है, आपका रोमांचक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार ओके करेंगे जितने लोग सुन रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आप लोगों को? एक बार ओके कीजिए सभी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, सुन रहे हैं, ठीक। ये किसने बांटा था? ये बांटा था गणपति चंद्र गुप्त ने। अब एक और चीज समझिए, प्रेमचंद जी के अनुसार भी बांटा गया है उपन्यास विधा को। प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को केंद्र मानकर तीन भागों में विभाजित किया। क्या? प्रेमचंद पूर्व
यानी उनके पहले का हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युग का या प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और तीसरा प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद जी के बाद के युग का उपन्यास। जो प्रेमचंद के पूर्व का उपन्यास है उसका समय है 1877 से 1918। प्रेमचंद युग का जो समय है वो 1918 से 1936 यानी छायावाद का समय समझ लीजिए, ठीक है। और प्रेमचंदोत्तर यानी बाद का 1936 से लेकर अब तक का समय हम ये मानते हैं उपन्यास का, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी, ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास 1877 से 1918 तक का, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे भाई 1877 आ गया तो श्रद्धा राम जी को कैसे भूल सकते हैं हम। उपन्यास तो सबने लिखा है, चाहे तत्वों का समावेश हो या ना हो, लेकिन मौलिक किसे माना जाए तो मौलिक माना गया परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु किसने लिखा? लाला श्रीनिवास, ठीक है। और ऐसा किसने माना है सर्वप्रथम? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र एंड मैंने नाम लिया था एक बच्चन सिंह, ठीक है। चलिए, तो पहला श्रद्धा राम फुल्लौरी ने लिखा भाग्यवती 1877 में, ठीक है। इस उपन्यास में काशी के एक पंडित उमा दत्त की बेटी भाग्यवती, देखो मुख्य मुख्य चीज़ों को मैं शामिल करी हूँ, पूरा उपन्यास तो मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हमारे व्याख्याता का पोर्शन नहीं है वो, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। भूले भटके कभी इक्का दुक्का पात्रों के नाम पूछ देता है तो हमको पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने इसका सहारा लिया है PDF का, क्योंकि ये मेरे लिए लिख पाना असंभव है क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो काशी के एक पंडित उमा दत्त की बेटी थी भाग्यवती, किरदार के माध्यम से बाल विवाह पर जबरदस्त चोट की गई है। भाग्यवती में जो उपन्यास है वह बाल विवाह के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि भारतीय स्त्री की दशा का वर्णन है, या उसके अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो भाग्यवती किसके द्वारा लिखा गया है? भाग्यवती लिखा गया है श्रद्धा राम फुल्लौरी के द्वारा, 1877 में लिखा गया है। गणपति चंद्रगुप्त जो है इसे पहला उपन्यास मानते हैं वो अपने अनुसार, ठीक है। भाग्यवती में है क्या? भाग्यवती में बाल विवाह के बारे में बात की गई है। एक काशी के पंडित थे उमा दत्त, उनकी पुत्री थी भाग्यवती, उनके बाल विवाह हो जाता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो अधिकारों को वापस लेने के लिए जो क्रांतिकारी दृश्य या फिर कोशिशें की गई हैं उसका सब इसमें वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे उपन्यास में, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882, जिसको हमने पहला भी माना है, ठीक है। क्या है ये? क्या है? तो इसमें मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई गई है। ध्यान से सुनना। मदन मोहन होंगे कोई अमीर आदमी, रईस आदमी। जब इंसान अमीर होता है, रईस होता है, चाहे ज्ञान से हो, चाहे धन से हो या अन्य संपदा से हो, लेकिन जैसे ही किसी एक चीज़ की अति व्यक्ति के पास बढ़ती है उसके अंदर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और जैसे ही एक व्यक्ति अभिमान पूर्ण होता है आप समझ जाइए उसका पतन निश्चित है। तो मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर से सुधार की कहानी, और उसका जब पतन होता है फिर वापस वो क्या करता है? पुनः उठता है। बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने से युवा अवस्था में चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, चालाक, खुशामदी दोस्तों से घिरा रहता है। मदन मोहन जो है, देखो आप देखना, जो अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, बहुत लोग उनकी चापलूसी करते हैं, और ज़्यादातर उनके इर्द गिर्द कौन घूमते हैं? जो लालची होते हैं। उसी प्रकार मदन मोहन जो थे, मदन मोहन के इर्द गिर्द चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी मित्र थे। इन्हीं के कारण बहुत जल्द वो क्या हो गए? भारी कर्ज में डूब गए, और भारी कर्ज में डूबना ही क्या होता है? पतन का कारण है। और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण जेल भी जाते हैं। अंत में जो उनका एक सच्चा मित्र होता है ब्रज किशोर,
जो पेशे से क्या होता है, वकील होता है, मदद कर उसे सही रास्ते पर लाता है। तो इसको बोलते हैं सुधार की प्रक्रिया। सुधार की प्रक्रिया में मदन मोहन की जो मदद करते हैं वो व्रज किशोर करते हैं, जो पेशे से क्या होते हैं, वकील होते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? लाला श्रीनिवास परीक्षा गुरु 1882। एक बार सभी बताएंगे। क्या सबको याद हुआ? 1877 भाग्यवती श्रद्धाराम पिल्लौरी के द्वारा लिखा गया है। भाग्यवती एक बाल विधवा की कहानी है जिसमें क्रांतिकारी दृश्यों को दिखाया गया है अपने अधिकारों को लेते हुए। ठीक है, एक कुप्रथा के विरुद्ध चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। उसी प्रकार लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882 जो है उसमें मदन मोहन नामक एक पुरुष के बारे में बात हुई है जिन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की, तो वो गलत लोगों की संगत में घिर गए और गलत लोगों की संगत में घिरने के कारण वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। और जैसे उनका पतन होता है तो उनका एक मित्र है ब्रज किशोर जो वकील है पेशे से, वो उनको उस अवस्था से बाहर निकालता है। ठीक है, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट का 1844 है। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, मैम ये तो और पहले का है। तो भाई इसलिए पहले का है क्योंकि ये क्या है, अधूरा है, लेकिन है तो उपन्यास, तो अधूरा होने के कारण भी प्रश्न बन जाता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का अधूरा है? तो चंद्रसेन रहस्य कथा। चंद्रसेन रहस्य कथा जो है वो 1879 में लिखी गई है और यह उपन्यास अपूर्ण है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा 1886 में लिखा नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास बालकों के लिए लिखा गया है, जिसे पढ़कर बालक सहृदय विकास करें, यानी कि बालकों के ऊपर लिखा है तो बालक मन की चीज़ें उसमें होंगी, बहुत सारी चीज़ों को वो देखकर सीख सकते हैं। इस उपन्यास में विट्ठल राव और राधाबाई का लड़का विनायक अपने घर आए हुए 3 डाकुओं का आतिथेय सत्कार विधि पूर्वक करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नूतन ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं। फिर 15 वर्ष के बाद का घटनाक्रम आता है। वही डाकू घायल अवस्था में विनायक को बताता है कि उसके 2 साथी ठाकुर की हवेली लूटेंगे। विनायक ठाकुर को सूचना देता है। ठीक है, क्योंकि वो मदद किया रहता है तो मदद करने के कारण वो बताते हैं, तो वो जाके विनायक जो है वो किसको बता देता है ना? विट्ठल राव और राधाबाई का लड़का कौन है? विनायक है। विनायक जो किसको बता देता है? ठाकुर को सूचना दे देता है। ठीक है, तीसरा उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान, 1892। 100 अजान एक सुजान। आगे बढ़ते हैं। चौथे उपन्यासकार हैं लज्जा राम शर्मा, जिनका उपनाम है मेहता। लज्जा राम शर्मा जिनका उपनाम है मेहता, 1863-1931। इन्होंने लिखा धूर्त रसिक लाल। लज्जा राम ने क्या लिखा? धूर्त रसिक लाल, आदर्श हिंदू, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। ध्यान से देखिए कितना अच्छा टाइटल है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े सुधार, आदर्श दंपत्ति, सती सुख देवी। कैसे याद करेंगे? लज्जा राम शर्मा और मेहता जो हैं, है ना उपनाम इनका, उन्होंने 1889 से शुरू किया धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल जो है बाद में क्या बन गया? धूर्त रसिक लाल जो है वो क्या करने लगा? स्त्रियों पर कमेंट करने लगा। क्या कमेंट किया? कि स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। 1914 में, सॉरी इधर आएंगे, बिगड़े का सुधार। तो फिर बाद में जो धूर्त रसिक लाल है वो धीरे धीरे क्या हुए? सुधरने लगे 1907 में। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी थी सती सुख देवी। ठीक है, और बाद में 1914 में वो क्या बन गए? आदर्श
सॉरी दंपत्ति बन गए, और 1914 में क्या बन गए, आदर्श हिंदू बन गए। तो ये किसके लिए है, लज्जा राम के लिए, याद रखने के लिए है, लज्जा राम शर्मा। फिर से बोल रही हूँ, लज्जा राम शर्मा मेहता जी का आप जब भी याद करेंगे धूर्त रसिक लाल से शुरू करेंगे। धूर्त रसिक लाल इतने धूर्त थे कि वो स्त्रियों पर कमेंट किए कि स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। कब कमेंट किए, 10 साल बाद। धूर्त रसिक लाल जो हैं वो 1889 में लिखा गया, और कमेंट कब कर रहे हैं वो 1899। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1907 में। अब भाई उनको सुधारने वाली कोई तो होना, तो उनकी पत्नी आ गई सती सुखदेवी, उन्होंने बिगड़े का सुधार कर दिया 1907 में ही। 1907 में आई और 1907 में ही उनका क्या कर दिया, सुधार कर दिया। इस तरीके से उन लोग 1904 में क्या बन गए, आदर्श दंपत्ति बन गए, और बाद में 1914 में जो है धूर्त रसिक लाल जो है वो क्या बन गए, आदर्श हिंदू बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री 5वें उपन्यासकार हैं, देवकी नंदन खत्री, 1861 से 1913। हिंदी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि ये जो है ना हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। तिलस्मी मतलब समझते हैं, बचपन में किसने किसने कहानियाँ देखी हैं, वो तिलस्मी वाली, जादू वाली, जिन वाली, चिराग वाली, है ना, कुछ तरह तरह की मज़ेदार कहानियाँ, तिलस्मी कहानियाँ कितने लोगों ने देखी है, चलो कमेंट करके बताओ। तो ये जो है ना तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है चंद्रकांता। चंद्रकांता 4 भागों में है, ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रकांता कौन है पूछा जाएगा, तो चंद्रकांता जो है विजयगढ़ नरेश की कन्या थी। नौगढ़ का राजकुमार उस पर मुग्ध हो जाता है, अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। इसी उपन्यास को पढ़ने के लिए हजारों उर्दू भाषी लोगों ने, ध्यान देना, हजारों उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। ठीक है, तो याद रखना, किसके लिए याद रखना है अपन को, देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री जो हैं तिलिस्मी उपन्यास के क्या है, लेखक हैं, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे फिर इन्होंने लिखा था चंद्रकांता संतति, ये 24 भागों में लिखा उन्होंने। चंद्रकांता 4 भागों में लिखा था। फिर इन्होंने लिखा नरेंद्र मोहिनी, क्या लिखा, नरेंद्र मोहिनी। फिर इन्होंने लिखा काजर की कोटरी। फिर 7वें में लिखा कटोरा भर खून। फिर इन्होंने, देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मेरी भावनाओं को समझना, मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ, एकदम स्पष्ट रहती हूँ। ये जो प्रक्रिया है पीडीएफ बनाने वाली, ये अभी अभी शुरू हुई है मेरे द्वारा, तो थोड़ा बहुत नंबर ना इधर उधर हो गया है, उसको आप लोग एडजस्ट करना नोट्स बनाते समय। ठीक है, तो 9वें नंबर जो है पहले आ गया है, देख रहे हो, ये चौथा इधर आ गया है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में हूँ मैं भी पीडीएफ बनाने के, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना, सीखने के टाइम गड़बड़ होती है। ठीक, इनके लिए मैंने एक चीज़ बता देती हूँ आपको। देवकी नंदन जो है वो चंद्रकांता से, देवकी नंदन जो हैं उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा, ऐसे शुरू कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास लिखा पहले 4 भागों में, फिर 24 भागों में। उसमें नरेंद्र जो है वो क्या हो गए, मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ा, ठीक है, तो उनको ऐसा लगा भाई वहाँ जैसे ही तिलिस्मी चीज़ें हैं पढ़ रहे, तो वहाँ क्या था, काजल की कोठरी थी, काला काला, ठीक है, कटोरे में खून था, माया महल था, ठीक है, एक वीरेंद्र नाम का वीर वहाँ पे खड़ा था, भयानक खून बह रहा था, एक अनूठी बेगम बैठी हुई थी, ठीक है, भूतनाथ थे। तो ऐसे तरीके से वो देख कर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। कौन, देवकी नंदन। ठीक है, तो बाद में क्या करते हैं, वो लिखना छोड़ देते हैं, और वो किसको दे देते हैं लिखने का काम, डर के, दुर्गा प्रसाद खत्री, जो इनके पुत्र हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री। ठीक है, ध्यान से देखना। 10वां जो है इनका भूतनाथ, इसके 21 भाग हैं। इसके प्रथम 6 भाग देवकी नंदन खत्री ने तथा बाद के 15 भाग जो हैं इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। गोपाल राम गहमरी ये अगले उपन्यासकार हैं।
गोपाल राम गहमरी, इन्होंने लिखा हिंदी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। देखो वो तिलिस्मी थे देवकी नंदन, और गोपाल राम जो है वो कौन है, जासूसी उपन्यास, हमने बचपन में बहुत पढ़ा है जासूसी वाला, ठीक है, जनक माने जाते हैं। आर्थर कानन डायल से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। ये पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। इन्होंने 1900 में जासूस पत्र का संपादन भी किया, जासूसी कथाएं लिखते थे तो जासूसी पत्र भी संपादित कर दिया। अच्छा, पढ़ते हैं कौन कौन सा लिखा है। अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेगुनाह का खून, खूनी कौन है, जासूस पर जासूसी, जासूस की अयारी, जासूस चक्कर में, गुप्त भेद। देख लो नाम से ही पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जासूसों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गुप्तचर ने एक अटपटी सी यानी सरकटी लाश देखी, अद्भुत लाश देखी, और गुप्तचर ने देखा कि जो सरकटी लाश है वो एक किसी बेगुनाह का लग रहा है, तो वो खुद से बोलता है कि खूनी कौन है ये पता लगाने के लिए क्यों ना मैं जासूसी करूं, और उसी चक्कर में वो क्या कर देता है, जासूस जो भूल कर देता है, ठीक है, जासूस चक्कर में जासूस भूल कर देता है कि वो अपना गुप्त भेद है ना वहाँ पे छोड़ देता है, जिससे कि वो क्या करता है, बाद में पकड़ा जाता है, ठीक है। गोपाल राम गहमरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, 7वें नंबर में आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। देवकी नंदन के बाद गोपाल राम और उसके बाद किशोरी लाल, ठीक है। ये भी जो है ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं, ठीक है, हिंदी ऐतिहासिक जनक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा उपन्यास पत्रिका का संपादन किया गया, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके 65 उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। पहले नंबर में जो है इन्होंने लिखा है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, हिंदुस्तान पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो है तारा व छात्र कुल कमली, ठीक है, कमलिनी, क्लियर है। तीसरे नंबर में है कनन कुसुम या मस्तानी, व मस्तानी है वो, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ठीक है। लवंग लता व आदर्श बाला, ठीक है। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, ठीक है। जिंदे की लाश, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, जिंदे की लाश, क्योंकि लाश वाले में आपको ऑप्शन में ना अक्सर कर राम गोपाल दे देता है, ठीक है, सॉरी गोपाल राम है ना, मैं इसको ऐसे ही याद करी थी, राम गोपाल जो एक निर्देशक है अपने हिंदी सिनेमा के, तो वो ऐसे टाइप की पिक्चरें बनाते हैं। तो गोपाल राम में ना देखना लाश लाश शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ज़्यादातर आपको दे देता है, पर ये किसका है, किशोरी लाल जी का है, जिंदे की लाश, ठीक है। अंगूठी का नगीना, गुलबहार, और एक और याद रखना खूनी औरत के साथ खून, खूनी औरत के साथ खून। तो इस तरीके से जो है वो क्या है आपके ये उपन्यास हुए, ठीक है। ये कौन से उपन्यास पढ़ रहे हैं हम लोग, सभी कमेंट करके बताओ जल्दी। आप अभी जो पढ़ रहे हो ये कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? आप लोग कमेंट करो, तब तक मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक और बताती हूँ। हमने अभी तक 2 विधा देखी है, उपन्यास व कहानी विधा, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न आता है आपका, नोट करके आप लिख लेंगे इसको। अच्छी बात यह है कि इस पीडीएफ में मैं लिख भी सकती हूँ और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा भी सकती हूँ। पेपर में प्रश्न आता है व्याख्याता में लेखन के तत्व, है ना, इस विधा के लेखन के तत्व पूछे जाते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व, ठीक है।
वेरी गुड, प्रेमचंद पूर्व। तो हमको कल क्या पढ़ना है? कल हमको पढ़ना है प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तद, मतलब उसके बाद का। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ देख लेंगे। पहला जो है आपका लेखन के प्रमुख तत्व में पहला तत्व जो होता है वो होता है कथा वस्तु। क्या होता है? कथा वस्तु। ठीक है, दूसरा जो तत्व होता है वो है आपका चरित्र, चरित्र चित्रण पात्र, पात्र। तीसरा जो तत्व होता है वो है कथोपकथन, कथोपकथन, या फिर आप बोल सकते हो संवाद। ठीक, चौथे नंबर में जो होता है भाषा शैली, भाषा शैली। ठीक है, पांचवें नंबर में देश काल, देश काल या फिर वातावरण। छठे नंबर में होता है उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, सातवें नंबर में होता है शीर्षक, शीर्षक को भी माना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है शीर्षक। तो इसे भी हम मान सकते हैं क्या, कि ये भी इसका एक तत्व है। ठीक है, ये एक चीज़ें हो गई। उसके पश्चात अभी हम और देखेंगे। आठवें नंबर में आप लेंगे, है ना, इसको मैं रिटर्न बता रही हूँ, आठवां नंबर सभी डालेंगे। आठवें नंबर में आप लेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, एट्थ नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका नाम क्या है? हरिऔध, उपनाम क्या है? हरिऔध। ठीक है, 1865 से इनका जो समय काल रहा है 1947 देश के आज़ाद होते तक रहा है। ठीक है, इन्होंने लिखा है प्रेम कांता, प्रेम कांता। और प्रेम कांता जो लिखा है इन्होंने, ये 1894 में लिखा है। ठीक है, और ये क्या है? प्रथम उपन्यास है इनका, प्रथम उपन्यास। ठीक है, किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। ठीक, दूसरे नंबर में इन्होंने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ। कई बार पेपर में आया है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? हरिऔध जी का है, हिंदी का ठाठ। कब लिखा? 99, 4 साल बाद, अपने लेखन के 4 साल बाद, पहले उपन्यास के। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ठेठ हिंदी के ठाठ, है ना। उसके बाद जो इन्होंने लिखा है तीसरे नंबर में, वो लिखा है, अच्छा एक और चीज लिखो, जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, उसमें, इसमें उपन्यास में कलर चेंज कर लेते हैं। मुख्य रूप से अनमेल विवाह के, अनमेल, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम बताए हैं। ठीक है, दुष्परिणाम बताए हैं। ठीक, चलिए अब फिर से वाइट ले लेते हैं और तीसरे नंबर के उपन्यास में चलते हैं। अध खिला फूल, कई बार पूछा है, अध खिला फूल, अध खिला फूल। कब लिखा? 1907, 1907। ठीक है, अध खिला फूल। क्या है अध खिला फूल में? बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट, इसका भी सुन लिए रहो। तो इसमें क्या है? धर्म की महत्ता, धर्म की महत्ता और वह अंधविश्वासों का कुपरिणाम बताया है, अंधविश्वासों का कुपरिणाम
बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर में जो इनका उपन्यास है, किनका उपन्यास पढ़ रहे हैं, अयोध्या सिंह का, ठीक है। चौथे नंबर में जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है वेनिस का बांका, वेनिस का बांका। बांका, ठीक है। वेनिस का बांका जो है वो अनुदित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुदित है, अनुदित का मतलब क्या होता है मैंने एक बार बताया था, चलो बताओ। अनुदित का मतलब क्या होता है? मैं हटूंगी तो आपको आंसर दिख जाएगा, इसलिए ऐसे ही बताओ। अनुवाद को बोलते हैं, अनुदित किसको बोलते हैं? अनुवाद को। तो यह शेक्सपियर के उपन्यास मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी, वेनिस का हिंदी अनुवाद है। तो याद रखना, अगर कभी पूछ दिया कि शेक्सपियर का निम्न में से कौन सा एक उपन्यास है, तो ध्यान रखना मर्चेंट ऑफ वेनिस, और वेनिस का बांका हिंदी में जो क्या है लिखा गया है, ठीक है। चलिए 2 का और बता देती हूँ, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना आज का क्लास। तो 9वें नंबर में लिखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो समय है ना, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। इन्होंने लिखा है स्वाम स्वप्न। पहला कौन सा लिखा है? श्याम स्वप्न, ठीक है। स्वप्न कब लिखा? तो 1888, 1888, ठीक है। और क्या है इसमें, तो याद रखना ब्राह्मण युवती थी, ठीक है। ब्राह्मण युवती थी, ब्राह्मण युवती का नाम था श्यामा, श्यामा ब्राह्मण युवती, ठीक है, श्यामा। और क्षत्रिय थे, क्षत्रिय श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की प्रेम कथा, की प्रेम कथा ये है, ठीक है, श्याम स्वप्न में, ठीक। किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन ने। इन्होंने अच्छा, इनका रचना काल जो है मैं बता देती हूँ, किसने बताया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1885 का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट 10वां नंबर हेडिंग डालेंगे सभी। श्री रामलाल वर्मा, श्री रामलाल वर्मा, रामलाल वर्मा, श्री रामलाल वर्मा। इन्होंने क्या लिखा है बता देते हैं अभी। इन्होंने प्रथम लिखा है चालाक चोर। इसमें जासूसी वाले लोग का जरूर देगा ऑप्शन में, याद रखना, चालाक चोर। दूसरे में लिखा है जासूसी कुत्ता, ठीक है, जासूसी कुत्ता। बताओ जासूसी वाले उपन्यास किसने लिखे हैं? तीसरे में जासूस के घर खून, जासूस के घर खून। ध्यान रखना, कंफ्यूज हमको वैसे ही करेगा जहाँ पर से उसको कंफ्यूज करने वाले पॉइंट मिले। चौथे नंबर में 80,000 की चोरी, 80,000 की चोरी। बस ये क्लास अपनी कंप्लीट होती है आज की। अब प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद जी के बाद का जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का
पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आज क्लास पढ़ के? अब ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है? कल तो आप लोग का सुन सुन के ही मैं वो हो गई थी, परेशान हो गई थी कि भाई कैसे इसका निपटारा किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड गोपाल राम, बहुत बढ़िया। तो सबको ठीक लगा आज का? ठीक है, चलिए, आपको अच्छा लगा सबको, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अपना ध्यान रखेंगे। कल पुनः क्लास में मिलेंगे उपन्यास के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।